हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग वाले कोर्स में टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम लिखते हैं और फिर आगे बात स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? रेप्लिकेशन खत्म हो गया था, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा फ्रेमवर्क जान लिया था। ठीक है, तो इसके आज पूरे मैकेनिज्म को हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में पढ़ के ही जाएंगे। देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब डीएनए टेम्पलेट अपने ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है या आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमारी बॉडी में मेनली अगर हम 3 आरएनए को कंसीडर करें, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर क्या बनेगा? एमआरएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब देखो, एक चीज और क्या थी कि दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए बनाने के लिए। ओनली वन स्ट्रैंड इज रिस्पॉन्सिबल। ओनली वन स्ट्रैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन। वी हैव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो भी हम लोगों ने देख ली थी। To carry out transcription, we have transcription unit, ठीक है, जो कि मेनली 3 कंपोनेंट से बनी हुई थी। कौन से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं। प्रमोटर पार्ट ऑफ डीएनए, देन स्ट्रक्चरल जीन पार्ट ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चरल जीन पार्ट ऑफ डीएनए पर ही एक्चुअली एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और ये डीएनए का ही पार्ट है। स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर जो एमआरएनए को जगह देगा, जो एमआरएनए की साइट को डिसाइड करेगा कि यहां से आप इनिशिएट करो। तो जिस पॉइंट से आपका एमआरएनए बनने लगेगा आप उसको इनिशिएशन भी कह सकते हो, और जहां पर खत्म होगा आप उससे, मान लेते प्रोसीजर के नाम है इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। ये क्या है? डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड पार्ट है। ये डीएनए का वो वाला पार्ट है जो कि एमआरएनए के फॉर्मेशन को क्या करता है? इनिशिएट करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है। और ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनेटर है, जो एमआरएनए के बनने के प्रोसीजर को टर्मिनेट करेगा, खत्म करेगा और अलाउ करेगा कि अब प्रोटीन को, मतलब एमआरएनए खत्म हो गया, अब न्यूक्लियस से बाहर, भाई कोई तो पॉइंट होगा, कैसे पता चलेगा कि यहां तक बाउंड्री है? तो ये क्या है? ये प्रमोटर पार्ट है आपके डीएनए का, ये टर्मिनेटर पार्ट है। प्रमोटर पार्ट इनिशिएशन का प्रोसीजर करवाएगा, टर्मिनेटर टर्मिनेशन का प्रोसीजर करवाएगा। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है आप इसे स्ट्रक्चरल जीन कहोगे। इसी पार्ट में आपका एमआरएनए क्या होगा? बनेगा। मतलब जो भी जेनेटिक कोड डीएनए ने रख रखा है उसके रिस्पेक्टिव बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है? ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है जिसके ऊपर एमआरएनए नहीं बनेगा।
और ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है जिसके ऊपर एमआरएनए बनेगा। तो आप उसको सिंपली टेम्पलेट लिख दो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। देखो रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हो, पर रेफरेंस बुक में क्या बहुत तरीके के पॉइंट्स को बहुत पर्सपेक्टिव से बताया गया है, तो आप पढ़ लो नॉलेज के लिए, बट फॉलो ऑलवेज एनसीईआरटी इवन एटलीस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपके ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो एमआरएनए स्टार्ट होगा या प्रोसीजर का इनिशिएशन होगा। एक्चुअली अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हमें रेप्लिकेशन करवाना था तो वी एक्चुअली रिक्वायर प्रॉपरली कौन सा एंजाइम का रिस्पॉन्सिबल था, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, भाई आपको यहाँ पर भी पॉलीमरेज चाहिए ना, वहाँ पर आप डीएनए बना रहे थे तो डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपकी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर रहा था। यहाँ पर चूंकि आपको आरएनए बना रहा है तो आपको आरएनए के पॉलीमर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, भाई हम लोगों ने सारी बातें कर ली कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हमने साइट देख ली कि भाई ये साइट है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने की, ये इनिशिएटर पॉइंट है, ये इनिशिएशन पॉइंट है, और जिस डीएनए के सीक्वेंस में ये आएगा आप उसे प्रमोटर कहोगे। मतलब यहाँ से एमआरएनए बनेगा बनेगा बनेगा, इनिशिएशन होगा, फिर एमआरएनए खींचेगा, इलोंगेशन होगा। तो एक तरीके से 3 स्टेप प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, दीज ओनली डिसाइड द साइट कि भाई यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और यहाँ पर जाके खत्म करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर खत्म होगा, ये बीच का जो भी बनेगा आपका एमआरएनए होगा। जो भी जेनेटिक कोड यहाँ पर डीएनए के एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कॉपी है, लिखा हुआ है वो का वो एमआरएनए में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो एमआरएनए बन गया। आरएनए जो कि डीएनए की मैसेज को कॉपी करके बैठा हुआ मैसेंजर आरएनए। तो इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, इलोंगेशन यहाँ पर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि इस साइट पर आकर क्या होगा, आपका एमआरएनए रिलीज हो जाएगा। आपका एमआरएनए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और फिर वो टीआरएनए और एरआरएनए से जेनेटिक कोड को पढ़कर आपका प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लो एमआरएनए आ गया है, या यहाँ पर मान लो कि एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया है, तो आरएनए बना तो आरएनए का एक और न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर एक और, तो इसको एक्चुअली कैटेलाइज कौन कर रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबल कौन बना रहा है, इसको एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन खुद का पॉलीमराइजेशन करेगा, आरएनए बनाएगा, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और प्रमोटर इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। मतलब प्रमोटर जो साइट है, भाई देखो एक डीएनए पड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज घूम रहा है, ठीक है, एड्रेस ढूंढ रहा है। अब आपने जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो दादा बड़ी, आपको एड्रेस रेफरेंस होता है, भाई फूड बैंक पे आके खड़े हो जाना, फिर मैं आ जाऊंगी लेने। तो उसी तरीके से अगर डीएनए की पोजीशन को उसको जानना है कि भाई यहाँ से मुझे एमआरएनए चाहिए, ये मेरी डेस्टिनी है, तो प्रमोटर क्या है, उसका एक लिंक्ड है, उसको एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट दिया गया है कि यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से आपको क्या करना है, ये एक साइट है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन साइट है, ये एक बाइंडिंग साइट है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर अटैच होगा, फिर यहाँ पर अटैच होने का मतलब क्या होता है, अब आरएनए का प्रोसीजर आएगा, तो इनिशिएशन होगा, देन इलोंगेशन होगा एंड फाइनली टर्मिनेशन होगा। सो इनिशिएशन साइट मतलब आप बहुत तरीकों से इन चीज़ों को समझ सकते हो। इनिशिएशन साइट मतलब यहाँ पर वो आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का साइट भी है, यहाँ से आपके पॉलीमराइजेशन भी स्टार्ट होगा, या यहाँ से एक्चुअल एमआरएनए की स्टार्टिंग होगी, फिर धीरे धीरे आरएनए बनता जाएगा, इलोंगेशन होगा, और टर्मिनेशन, टर्मिनेटर पे आके वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर है, देखो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर, मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होने से ही ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है? नहीं, मैंने ये यूनिट बना दी है लेकिन मेरे पास एंजाइम नहीं है। भाई एक्चुअली अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं, सो टू कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर वी रिक्वायर 2 थिंग्स। सबसे पहले डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर आपको एंजाइम चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब देखो जिस तरीके से रेप्लिकेशन करवाया था, रेप्लिकेशन में पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर हैं वो सारे मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में हैं,
उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को एक्टिवेट करके डीएनए पॉलीमरेज को लेकर अपने आप को पॉलीमराइज करे और आगे बढ़े। द सेम थिंग विल हैपन इन दिस केस ऑल्सो, कि जो भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स है आरएनए से रिलेटेड, भाई एक तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, एक आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए के पास नाइट्रोजन बेसिस है एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में हल्का सा चेंज हो जाएगा, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। जो थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है उसकी जगह पर आप यूरासिल डाल दोगे, तो इनका क्या एक्टिवेशन होना चाहिए। ये क्या मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, भाई डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरासिल मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से है। तो आपको इन्हें एटीपी की मदद से और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से ट्राइफॉस्फेट में बदलना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिलो ट्राइफॉस्फेट या यूरिको ट्राइफॉस्फेट। अब आ गए, अब इनमें एनर्जी है, अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को लेके बड़ी इजीली अपना पॉलीमराइजेशन कर देंगे। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है, एक और बना लेंगे, फिर एक और बना लेंगे, फिर एक और बना लेंगे। तो जहां से स्टार्ट होगा वो इनिशिएटर पॉइंट है, इनिशिएशन प्रोसीजर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इलोंगेशन प्रोसीजर होगा, फाइनली टर्मिनेटर पे जाके आपका प्रोसीजर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग इसको प्रोकैरियोट यूकैरियोट के फॉर्म में भी लिखेंगे भाई, क्योंकि क्या है, प्रोकैरियोट में थोड़ा सिंपलर एसोसिएशन है सेल का, यूकैरियोट में थोड़ा टफ है। ट्रांसक्रिप्शन दोनों में एक ही प्रोसीजर होगा, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। तो इसको लिखते हैं, टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन to carry out transcription we require raw materials। ठीक है, कौन से डीएनए स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड होंगे तो ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग प्रोसीजर को देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आपका एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। आरएनए के केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वी हैव एडिनाइन और थाइमीन की जगह यूरासिल हो जाएगा। भाई एटीजीसी तो एयू जीसी, ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, सिनेरियो यही बैठेगा। अब जो पेयरिंग होगी वो इस हिसाब से ही होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, जो मोनोफॉस्फेट नाइट्रोजनस बेसिस हैं उन्हें आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, ट्राइफॉस्फेट में, एटीपी को लेकर, एनर्जी को लेकर। एनर्जी को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 प्रोसीजर्स के थ्रू होगा। कौन से, इनिशिएशन, मतलब हम ट्रांसक्रिप्शन को 2 तरीकों से पढ़ रहे हैं। पहले हमने यूनिट पढ़ी, फिर उसी में ही फॉलो किया हुआ प्रोसीजर। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स,
बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? डायग्राम को लिखे रहने दीजिए। शुड आई रब दिस? मतलब इसको अगर और सिंपलर वे में देखें कि सबसे पहले आपका आता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर डीएनए का वो पार्ट है जो एक्चुअली अलाउ करेगा इनिशिएशन प्रोसीजर को और साइट देगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। क्योंकि जब तक डीएनए डिपेंडेंट, भाई आप इसको क्या है बहुत तरीकों से समझ सकते हो। आप कह सकते हो ये वो पार्ट है जहां पर एंजाइम आके अटैच होगा, ये वो पार्ट है जहां पर प्रोसीजर इनिशिएट होगा, या वो पार्ट है जहां पर इनिशिएशन स्टार्ट होगा। एक ही बात है, चाहे मैं घुमा फिरा के बोलूं तो। अब यहाँ पर इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन में। एक्चुअली डीएनए में जो जेनेटिक कोड है वो एमआरएनए फॉर्म करके, भाई एमआरएनए बनता जाएगा ना, पॉलीमर बनता जाएगा, एमआरएनए बनता जाएगा। फिर टर्मिनेटर एक ऐसा पार्ट है डीएनए का, वो डीएनए सीक्वेंस है जो टर्मिनेशन वाला काम कराएगी, या प्रोसीजर को टर्मिनेट कर देगी, या एमआरएनए को रिलीज कर देगी। अब आप बन चुके हो, आप न्यूक्लियस से बाहर निकलो और साइटोप्लाज्म में जाओ और आगे का काम करवाओ। यहाँ पर अब आपका काम खत्म हो गया। तो आपके जो भी प्रोसीजर्स हैं वो वाया साइमल्टेनियसली आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ क्या है, चलते जा रहे हैं। तो प्रमोटर क्या है? प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ या प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट, नहीं इस तरीके से लिखो, प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या आप कह सकते हो कि ये इनिशिएशन वाले प्रोसीजर को स्टार्ट करवाएगा। अलाउ द प्रोसीजर ऑफ इनिशिएशन, means starting point of formation of mRNA। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ठीक है, मतलब यही कहीं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। भाई आपका जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से, उससे पहले न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेंगे पॉलीमरेज कहाँ से उन्हें मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो हेयर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? अब क्या होगा? देखो, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करने के लिए हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत थी। यहां पर प्रमोटर रिक्वायरमेंट है, प्रमोटर है तो हमें किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? This enzyme allow the mRNA to polymerize and elongate to actually form mRNA that is
copying the genetic code of DNA. The genetic code of DNA. कोडिंग कैसी होगी अभी बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल. उसके बाद should I rub this portion? थर्ड पॉइंट क्या होगा, चलो थर्ड नहीं चल रहा, हम तो एरो में चल रहे हैं. उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ mRNA ऑन टर्मिनेटर साइट. ऑन टर्मिनेटर साइट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात हो गई, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए. फाइन स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन किया. चलिए अब देखो, ये भी 3 प्रोसीजर्स हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. अब देखो, सपोज करो ये आपका एंजाइम यहां पर आके अटैच हो गया. सपोज करो ये एंजाइम है. अब ये क्या करेगा, ये इलोंगेशन का काम करेगा. इलोंगेशन का काम का मतलब क्या है कि यहां से एंजाइम को समझ में आएगा कि मुझे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है. तो एक्चुअली इलोंगेशन कुछ भी नहीं है, इट इज मेयरली पॉलीमराइजेशन ऑफ mRNA. ठीक है, बात क्लियर हुई. अब इलोंगेशन में होगा क्या, जेनेटिक कोड ऑन DNA get copied or transcribed according to base pair rule. बस थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जिस तरीके से बेस पेयरिंग दे रखी है हम उसी तरीके से लिख लेते हैं. देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मैं लिखती जाती हूँ, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे. जैसे ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये क्या है आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड है. तो पहले मैं यहाँ पर सारे नाइट्रोजनस बेसिस लिखूंगी, जेनेटिक कोड लिखूंगी, और अभी डीएनए को मद्देनजर रखकर मैं उसके कोडिंग स्ट्रैंड पर बेस पेयर रूल के साथ लिखूंगी. देखो जैसे इन्होंने दे रखा है, पहला अपन 2 कॉपी कर लेते हैं, जैसे ATG एंड CAT. ATG एंड CAT. ठीक है, और ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया. CAT के बाद अपन लिखेंगे GCA एंड TGC. GCA एंड TGC. ठीक है, अभी आप क्या करो, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, बेस पेयर रूल के हिसाब से कोडिंग स्ट्रैंड पे लिखो. तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है आप खुद बताओ. भाई ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, और ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया, ये आपका 3 प्राइम एंड हो गया. ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्री OH है वही तो फॉस्फेट ग्रुप को अलाउ करेगा. तो जो 2 डीएनए स्ट्रैंड होंगे उसमें अगर एक एंड 3' प्राइम और 5' प्राइम है तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड होगा. तो आप लिखो, इसमें क्या लिखोगे, बेस पेयर रूल को लगाओ, ATGC. एक प्यूरीन पेयर करेगा एक पिरिमिडीन के साथ, तो A के सामने आएगा T, T के सामने आएगा A. देखो आप मैच करते चलो कि कोई गलती नहीं हो. ठीक है, TA, G के सामने आएगा C, C के सामने आएगा G, A के सामने आएगा T, C, G, T, A. आई थिंक इट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ हो गया. लेकिन हमें तो mRNA बना रहा है, हमें तो mRNA इस स्ट्रैंड पे बनाना है,
और जो भी जेनेटिक कोड डीएनए में कॉपी है उसको आरएनए के रेस्पेक्ट में करना है। ये आपके लिए कोडिंग स्ट्रैंड है, ये आपके लिए एक सेंस स्ट्रैंड है, ये आपके लिए एक रेफरेंस स्ट्रैंड है, जो कि एमआरएनए को क्या करेगा, रेफरेंस देगा कि ओके मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको रेफरेंस कर रहा हूं, आप बनते जाओ इसके ऊपर। एक सपोर्टिंग एंड, एक सपोर्टिंग स्ट्रैंड आर्म की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह आप यूरासिल लिख दोगे जब आप आरएनए बनाओगे, ऐसे ही करोगे ना आप, तो अब क्या बनेगा, ए के सामने यू बनेगा, लेकिन टी के सामने ए बनेगा। भाई एमआरएनए भी कैसे बन रहा है, एलोंगेशन कैसे हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट में, बेस पेयर रूल के हिसाब से। और करवा कौन रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको आरएनए प्राइमर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास प्रमोटर है, उसको पता है कि यहां से मुझे स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, ठीक है, जी का सी का जी, ए का यू, ठीक है, टी का ए, जी का सी का जी। बताओ आप, क्या ये कोडिंग इस कोडिंग के जैसी लग रही है? सिर्फ टी या यू का ही तो फर्क है, ए सी सी जी जी, यू टी, ए सी सी जी जी, टी ए सी जी। तो एक तरीके से जो एमआरएनए का कोड आएगा डीएनए को देखकर, एक्चुअली वो बिल्कुल सिमिलर होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना कि यहाँ जो स्ट्रैंड है उसी का बेस पेयर रूल यहाँ पर बन रहा है, तो आरएनए का बेस पेयर रूल में तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, मिरर कॉपी हो जाएंगे, सिर्फ थाइमीन की जगह आपको यूरासिल नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात क्लियर हुई? शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट? अब देखो ये तो मोटी मोटी बात सबको समझ में आ गई, इजी भी थी, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब बात आती है कि जो आपका प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस टाइम में होता है क्योंकि उसकी सेल की स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, और यूकैरियोट में चूंकि स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है तो प्रोसीजर भी उतना होगा। देखो प्रोकैरियोट में अगर थोड़ा सा फर्क देखें, पहले देख लेते हैं फिर लिख लेंगे। प्रोकैरियोट में आपके न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज नॉट बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इट इज जस्ट अ न्यूक्लियर, इरेगुलर डिफाइंडली कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है। नो डाउट इफ यू कंसिडर बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट यू हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा हेलिकल फॉर्म में नहीं होगा, इट इज इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे अब न्यूक्लियस है ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और इतना फास्ट होगा, इतना डिस्पर्सिव वे में होगा कि अभी एमआरएनए प्रॉपर बना ही नहीं है कि आपका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में चूंकि यू हैव फैसिलिटी ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, यू हैव साइटोप्लाज्म, यू हैव न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हटाती है, वो कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। यू हैव वेल स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम लोग पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन हमें दोनों सेल्स में देखना है, प्रोकैरियोट्स में भी देखना है, प्रोकैरियोट्स नाम की ऑर्गेनिजम्स में भी देखना है जिनका सेल का जो डिजाइन है वो प्रोकैरियोटिक स्टाइल में होता है, और यूकैरियोट्स में भी देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस नॉट well defined, nucleus not well defined, so transcription and translation both occurs in the cytoplasm. And translation
बोथ द प्रोसीजर्स अकर्स, मतलब साइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, दोनों को एक में चलाओ, बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन, पहले ऐसे लिखोगे, चूंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, सो ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, और ट्रांसलेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोकैरियोट से रिलेटेड करते हैं। अब मैं ये पूरा डायग्राम हटा देती हूँ क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है। शुड आई रब दिस? प्रोकैरियोट्स में सिनेरियो इतना टिपिकल नहीं दिखेगा जितना यूकैरियोट्स में दिखेगा आपको, रीजन मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन चाहे प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में, कराएगा कौन बच्चों? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां पर वी हैव, देखो रॉ मटेरियल तो वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकलिटी में आपको फर्क नजर आएगा। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ हेयर इन यू प्रोकैरियोट की बात करें, जैसे हमने बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले लिया, वी विल कंसिडर द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, और उसके अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो कि तीनों के लिए यूज करेगा, जो कि तीनों को हेल्प करेगा या तीनों टाइप के आरएनए ट्रांसक्राइब करने में मदद करेगा। देखो चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, तीनों मिलाकर प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो ये है वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए के लिए भी, आरआरएनए के लिए भी, और टीआरएनए के लिए भी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है, इसके पास दो पार्ट्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। जैसे समझ लो एक पार्ट को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक पार्ट कहलाएगा सिग्मा फैक्टर, एक पार्ट कहलाएगा कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर, ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या कहलाएगा? कोर एंजाइम। ठीक है, सपोज करो ये आपका कोई सिग्मा फैक्टर है और ये आपका कोर एंजाइम में घेरा हुआ, ऐसे समझ लो डायग्राम बेस पर। ये पूरा एक आरएनए पॉलीमरेज आपको शो कर रहा है। अब देखो क्या होता है कि जैसे जो प्रमोटर वाले पॉइंट पे, जैसे समझ लो ये आरएनए पॉलीमरेज आया, तो सिग्मा फैक्टर अब जैसे आ गया, आने के बाद क्या करेगा? आने के बाद वो आपका
पॉलीमराइजेशन के प्रोसीजर को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो जब आपका आरएनए पॉलीमरेज उस प्रमोटर वाली साइट पे आ चुका है, प्रमोटर वाली साइट पे आ चुका है, वहां पर आ गया, वहां पर आने के बाद गाइडेंस मिल गई कि मैंने, देखो आपका जो प्रमोटर वाला साइट है वो वाला साइट भी कहां पर मेनली इनिशिएटेड होगा, 3' स्ट्रैंड से स्टार्ट होगा। तो 3' वाले एंड के थोड़ा सा आगे प्रमोटर आएगा, फिर प्रमोटर कहीं ना कहीं आपके इस एंजाइम को जोड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर एंजाइम आ जाता है और एंजाइम को एक गाइडेंस मिल जाती है, एक पाथवे मिल जाता है, सिग्मा फैक्टर अपने आप को फेड अवे कर देता है। ओनली कोर एंजाइम वाला पार्ट क्या होता है, बचता है। सुनते चलो पहले। सिग्मा फैक्टर अपने आप को, भाई सिग्मा फैक्टर है जैसे गाइडलाइन प्रोवाइड करे आरएनए पॉलीमरेज को कि तुम भी सही से काम करो। तो जो भी आरएनए पॉलीमरेज आपका आरएनए बनाएगा उसके बनाने की कौन सी डायरेक्शन होगी, 5' to 3'। अब आपके सिग्मा फैक्टर ने आपको लोकेट कर दिया, सिग्मा फैक्टर फेड अवे हो जाता है, ओनली कोर एंजाइम बचता है। दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एक्टिवेशन। भाई एक्टिवेशन तो लगभग पहले हो चुका है, इलोंगेशन होगा और आप सीधे टर्मिनेटर पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आप टर्मिनेटर पहुंचोगे वहां पर एक फैक्टर आता है, रो फैक्टर, वहां पर एक फैक्टर आता है रो फैक्टर। वो क्या करेगा, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर को स्टॉप करेगा और एमआरएनए को रिलीज कर देगा। भाई बन रहा है एमआरएनए, बन रहा है। अब आपको लग गया कि नहीं भाई एमआरएनए यहाँ खत्म करना है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से बाहर भी तो निकलना है, हमें सिर्फ एमआरएनए थोड़े बनाना है। एमआरएनए तो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, हमें तो मेनली वो जो कोड लिखा हुआ है उसका प्रोटीन रिलीज करना है, जिससे कि एक्सप्रेशन शो हो बॉडी में, ये आई कलर है, ये हेयर कलर है, ये फलाना कलर है, ढिमका कलर है, उस तरीके से, ये ट्रेट है, ये कैरेक्टर है, ऐसा तुम पापा पे गए, ये कैसे दिखेगा जब तक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कोड एक पासवर्ड है, यू हैव टू सॉल्व दैट पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर है एंड देन आपका कोर एंजाइम है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। शुड आई रब दिस? Sigma factor guides the RNA polymerase sigma factor guides the RNA polymerase to form mRNA from 5' to 3' end, ठीक है। Later on sigma factor fades away, and only core enzyme get persist, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आया है, होप सो। तो आज का लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। इस प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन से आगे बात करी, प्रॉपर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फ़र्क समझा। तो प्रोकैरियोट में क्या है भाई, आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का है। यूकैरियोट में आप देखोगे आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप की होंगी, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 कुछ ऐसे आरएनए बना रहा है, 2 कुछ डिफरेंट आरएनए बना रहा है, क्योंकि पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या, आरएनए बनाना। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप के, बस एक ही आरएनए पॉलीमरेज, उसकी कोई वेराइटीज नहीं है, भिन्नता नहीं है उसके अंदर। तो वो आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को भी बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए के भी साथ खड़ा रहेगा, बनाएगा, और टीआरएनए को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, और पिछले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन तो खत्म हो ही जाएगा, जेनेटिक कोड के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।